इमॉर्टल्स की दुनिया में क्लाउड एम्परर का नाम गूंजा करता था। बादलों पर राज करने वाला ये योद्धा आरव मानव क्षेत्र यानी कि ह्यूमन टेरिटरी से निकलकर प्रशिक्षण लेने के लिए इमॉर्टल्स टेरिटरी पहुंचा था। वहां उसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी, देवताओं को परास्त किया और अंततः क्लाउड एम्परर का ताज हासिल किया। लेकिन शक्ति और महिमा के बीच भी उसके मन में एक खालीपन था। घर की याद उसे भीतर से खाती रहती थी। घर लौटने की कोशिश में उसके साथ एक ऐसी अनहोनी हुई जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी सारी डिवाइन पावर्स खत्म हो गई। अब जो कभी बादलों का राजा था, वही आरव आज खाली हाथ खड़ा है। उसके शत्रु उसकी कमजोरी सूंघ चुके हैं। जो देवता कभी उसके सामने झुकते थे, अब उसे मारने के लिए तैयार खड़े हैं। समय ने उसकी शक्ति छीनी, दुनिया ने उसका नाम भुला दिया। लेकिन एक चीज अभी भी नहीं मरी, उसके दिल का जुनून, वो हिम्मत जिसने कभी इमॉर्टल्स दुनिया को हिला दिया था। अब सवाल यह है कि अब क्या करेगा क्लाउड एम्परर? क्या आरव बिना शक्तियों के अपने दुश्मनों का सामना कर पाएगा, या फिर वो भी उन हजारों लोगों की तरह इतिहास में खो जाएगा और वो भी एक भूला हुआ नाम बनकर रह जाएगा? इमॉर्टल्स की दुनिया में आरव का नाम एक किंवदंती था। बादलों पर राज करने वाला ये योद्धा क्लाउड एम्परर आखिरकार वो दिन देख रहा था जिसके वो वर्षों से सपने देखता आया था। आज वो घर लौट रहा था। अनगिनत युद्धों, देवताओं पर विजय और क्लाउड एम्परर के ताज तक पहुंचना सब उसके लिए अधूरा था, क्योंकि उसका दिल अब भी अपने परिवार में अटका था। आरव इमॉर्टल वर्ल्ड की विशाल चोटी पर खड़ा था और मुस्कुराते हुए खुद से बड़बड़ा रहा था। इस दुनिया में कहते हैं कि तुम चाहे कितने भी धनी या शक्तिशाली क्यों ही न बन जाओ, अगर अपने घर न लौट सको तो सारी सफलता बेकार है। मखमली कपड़ों पर रात में चलते रहने जैसा, सुंदर पर बेकार। अब जो भी पाना था इस इमॉर्टल वर्ल्ड में, मैं पा चुका हूं। अब घर जाने का समय आ गया है। उसकी आंखों में एक चमक थी। वो तेजी से दौड़ा, इतनी गति कि हवा उसका पीछा न कर सके। दौड़ते हुए उसकी तलवार से दिव्य ऊर्जा की धाराएं निकलने लगी। स्टॉर्म ऑरा सक्रिय हो चुकी थी, जिससे जमीन तक कांप गई। इमॉर्टल्स टेरिटरी से बाहर निकलने के लिए लगा हुआ हेवनली बैरियर दुनिया का सबसे शक्तिशाली रक्षा कवच था। लेकिन आरव क्लाउड एम्परर था। उसने दौड़ते हुए अपनी तलवार को जाइंट स्वॉर्ड में बदल दिया और फिर उसने जोर से दहाड़ लगाई। हेवन स्पेयरिंग! दिव्य कला के सक्रिय होते ही उसका वार कई गुना शक्तिशाली हो गया। तलवार की किरण आकाश को चीरती हुई बैरियर से जा टकराई। कवच कांप उठा और वहां पर एक पोर्टल खुल गया। वो अभी खुश हो ही रहा था और वो मन ही मन बोला, मां, पिताजी, बस थोड़ी देर और, मैं लौट रहा हूं आपके पास। लेकिन तभी अचानक हवा भारी हो गई, धरती जम गई और आसमान फटने जैसा लगा। छाया से निकलकर एक भयानक दैत्य प्रकट हुआ, एक ऐसा बीस्ट जिसकी उपस्थिति मात्र से अमर देवता भी भयभीत हो जाएं। उस प्राणी की आंखों में जलती हुई नफरत थी। वो गरज कर बोला, क्लाउड एम्परर, मेरे रहते हुए तू इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकता। आरव मुड़ा, उसकी आंखों में आश्चर्य और क्रोध दोनों थे। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? बीस्ट की मुस्कान दिल दहला देने वाली थी और फिर वो बोला, मैं इस इमॉर्टल वर्ल्ड का रक्षक हूं। इसके पहले कि आरव कुछ समझ पाता, दैत्य उस पर बिजली की तरह झपटा और घातक वार कर दिया। उधर ह्यूमन टेरिटरी में देवगढ़ की सीमा पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। देवगढ़ का लीडर तोमर अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा था। तीनों लड़के अपनी पूरी क्षमता के साथ युद्ध में लगे हुए थे। उसके सामने दो भाई खड़े थे। दोनों बेहद प्रशिक्षित, चालाक और निर्मम हत्यारे थे, जो किसी की हत्या करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। वे लगातार उसे जान लेने के इरादे से एक के बाद एक घातक हमले कर रहे थे। तोमर भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो हर वार का जवाब अपनी बेहतरीन तलवार तकनीकों से देता रहा। लेकिन इन भाइयों की संयुक्त शक्ति उसके लिए भारी पड़ रही थी। वे उसकी हर तकनीक को न सिर्फ निष्फल कर रहे थे, बल्कि उसे धीरे धीरे कमजोर भी कर रहे थे।
तोमर बुरी तरह घायल हो चुका था। उसका शरीर अनेक घावों से भरा हुआ और जगह जगह से खून रिस रहा था, और उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। कुछ ही क्षणों में वह समझ गया, ये लोग झुकने वाले नहीं हैं। वह थका हुआ था, लेकिन अभी भी दृढ़। तोमर ने तलवार नीचे की और भारी आवाज में बोला, जब से मैं देवगढ़ का लीडर बना हूं, क्या मैंने तुम दोनों भाइयों के खिलाफ कभी एक गलत कदम उठाया? मैंने हमेशा तुम्हें सम्मान दिया। फिर आज, जब मैं खुद रिटायर होने जा रहा हूं, तुम लोग मेरे खिलाफ क्यों खड़े हो? क्यों मुझे जबरदस्ती इस्तीफा देने को मजबूर कर रहे हो? दोनों भाई तिरस्कार से हंस पड़े, और उन्होंने अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान लाते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा दूसरा बेटा अर्नव किसी काम का नहीं है। उसकी कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। तुम उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो, या देवगढ़ के भविष्य से खेलना है? हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन लीडर तोमर जानते थे कि ये तो केवल बस एक बहाना है। तभी दूसरा भाई बात को आगे बढ़ते हुए बोला, इस पद का असली हकदार तो ग्रैंड एल्डर का बेटा सोहन है। वो प्रतिभाशाली है, मजबूत है, प्रशिक्षित है, और तुम्हारे नाकारा बेटे से कहीं ज्यादा योग्य है। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अभी यहीं इस्तीफा दे दो, वरना ये लड़ाई तुम्हारे लिए आखिरी साबित होगी। दोनों भाइयों की ये बातें सुनकर तोमर की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वो तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए गरजा। उसकी दहाड़ मानो एक घायल शेर की तरह थी, जिससे सुनने वालों की रूह तक कब जाए। और उसने दहाड़ते हुए कहा, तो ये है तुम्हारी असली मनसा? धमकी देकर मेरी जगह छीनकर किसी और को बिठाना? लेकिन मेरी मौत से पहले देवगढ़ के सिंहासन के ऊपर बैठना तो दूर, उसे छूने के सपने में भी मत सोचना। मेरे जीते जी ये कभी भी ये संभव नहीं होगा। अगर तुम्हें सिंहासन तक पहुंचना है तो पहले मुझे मारना होगा। और वो दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो गया, भले ही आज इसमें उसका अंत ही क्यों ना हो जाए। तोमर ने खून से भरे चेहरे के साथ उन दोनों हत्यारे भाइयों की ओर देखा। उसकी सांसें भारी थीं, पर उसकी आवाज अब भी पहाड़ की तरह दृढ़ थी। वो दहाड़ा, भविष्य किसने देखा है? क्या पता मेरा बेटा अर्नव भी आगे चलकर अपनी कल्टीवेशन हासिल कर ले। और भले ही आज वो कमजोर है, नाकारा है, पर फिर भी मैं अपना पद उसी को दूंगा, ना कि तुम्हारे उस सोहन को। दोनों भाई हंस पड़े, पर तोमर ने कठोर स्वर में बात जारी रखी। सोहन कितना भ्रष्ट, लालची और अहंकारी है, ये किसी से छुपा नहीं है। अगर देवगढ़ की कमान उसके हाथों में चली गई तो ये राज्य 1 साल भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कोई भी पड़ोसी राज्य से निगल जाएगा। ये तुम लोग भी जानते हो, फिर भी तुम मुझे उसी को पद देने के लिए मजबूर कर रहे हो। फिर वो और करीब आकर बोला, अगर मैं अपना पद अर्नव को नहीं दे पाया तो मैं अपने भतीजे आरव को दूंगा। उसके पास इतनी कल्टीवेशन है कि वो आसानी से देवगढ़ को संभाल सकता है। यह सुनते ही दोनों भाई जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। क्या मजाक कर रहे हो तोमर? क्या मरे हुए लोग भी वापस आते हैं? एक भाई बोला, आरव 3 साल पहले गायब हो गया था और किसी को भी नहीं पता कि वो कहां गया। जहां आरव के वापस आने की बात है तो वो अब तक मर गया होगा, और अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। जिसका 3 साल से कोई अता पता नहीं, वो अब तक जिंदा कैसे होगा? दूसरा भाई तिरस्कार से बोल उठा, तुम अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हो कि वो लौट आएगा? ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। वास्तव में 3 साल पहले आरव अपनी कल्टीवेशन के लिए ह्यूमन टेरिटरी छोड़कर इमॉर्टल्स टेरिटरी चला गया था। वहां उसने 3000 वर्षों तक साधना की, और वहां लोग उसे क्लाउड एम्परर के नाम से जानने लगे थे। लेकिन इमॉर्टल्स वर्ल्ड के 1000 साल ह्यूमन वर्ल्ड के 1 साल के बराबर था। इसलिए मानव दुनिया में अभी तक 3 साल बीते थे, लेकिन लोगों ने अब उसके लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। हर किसी को लगता था आरव मर चुका है। तोमर बात ना मानते देखकर अब दोनों भाई एक निर्णय पर पहुंच चुके थे। ये बूढ़ा कभी नहीं मानेगा, इसे खत्म कर दो, और फिर सिंहासन के लिए सोहन का आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। दोनों ने अपनी तलवारें उठाईं और तोमर पर झपट पड़े, घातक वार करने के लिए। तोमर समझ गया था कि अब उसका अंत निश्चित है। उसने आंखें बंद कर लीं और उसने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया। लेकिन ठीक उसी क्षण आकाश में सुनहरी रोशनी फटी। एक चमकदार तलवार आसमान से बिजली की तरह गिरी, जिससे सबकी आंखें चौंधिया गईं। उस तलवार का आभा मंडल इतना शक्तिशाली था कि दोनों भाई कई मीटर दूर जा गिरे। उनके मुंह से खून की धार निकल पड़ी। तोमर भी ये दृश्य देखकर अवाक रह गया।
उस तलवार को वो अब भी पहचान सकता था और उसकी बूढ़ी आंखों में एक उम्मीद की लो फिर से जलने लगी और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो आरव की स्वॉर्ड स्टॉर्म ब्रेकर थी। तभी आसमान के सीने को चीरती हुई एक और काली परछाई तेजी से नीचे उतरी। उसकी गति ऐसी थी कि हवा तक कांप उठी। दोनों हत्यारे भाई उसे देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें फैल गई। क्या हमें चोट के कारण भ्रम हो रहा है? ये क्या चीज गिर रही है? परछाई धीरे धीरे जमीन के पास आई और हल्के धमाके के साथ उतरी। धूल शांत हुई और एक आकृति उन सबके सामने दिखी। एक युवा पुरुष जिसकी आंखों में बिजली की तरह रहस्यमय रोशनी चमक रही थी। वह नीचे की ओर देखते हुए बुदबुदाया, फाइनली मैं ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आ गया। न जाने मेरे माता पिता अभी तक जिंदा भी होंगे या नहीं, क्योंकि इमॉर्टल रेल्म में उसे 3000 साल बीत चुके थे। लेकिन जैसे ही उसने नजर उठाई, उसकी आंखें चमक उठी। कुछ ही दूरी पर उसका चाचा तोमर जमीन पर घायल पड़े थे। एक पल में ही आरव के चेहरे का भाव बदल गया। दर्द, प्यार और राहत सब कुछ एक साथ उमड़ आया। वह लगभग उछलते हुए उनके पास पहुंचा। चाचा जी! तोमर ने आंखें खुलकर उसे देखा, अविश्वास से भरी नजर। फिर वह टूट गई। अरब, बेटा तू वापस आ गया। खुशी के कारण तोमर की आंखों से एक गर्म आंसू आकर आरव के हाथ पर गिरा। अरब का दिल कांप उठा। एक ही नजर में उसने चाचा की हालत देख ली और यह भी समझ गया कि यह काम किसका है। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा घुमाया और दोनों हत्यारों भाइयों की तरफ देखा। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जलने लगी और उसकी आंखों में एक हत्या की मानसा साफ दिखाई देने लगी। अगर कोई अब उसकी आंखों में देखता तो उसे लगता जैसे वह नरक की यात्रा पर आया हो। लेकिन उसने शांति बरकरार रखते हुए कहा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तुम दोनों मेरे चाचा को मारने आए थे, है ना? तो फिर रुके क्यों? अभी खत्म क्यों नहीं किया? दोनों भाई डर से कांप उठे। उनके गले सूख गए और शब्द टूटने लगे और उन्होंने हकलाते हुए कहा, अरब, तू अभी भी जिंदा है? कैसे? हमने तो सोचा था कि तू मर चुका है। तेरा वापस आना असंभव है, असंभव। अरब की आंखें अंधेरे आसमान से भी ज्यादा गहरी थी, जैसे भीतर कोई दबी हुई शक्ति जाग रही हो। अगर आप जानते हो कि अब अरब इन दोनों का क्या हल करने वाला है, तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये पार्ट पसंद आया और अगला भाग चाहिए, तो आप लोग लाइक करो। धन्यवाद।